हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आपको आज पढ़ाऊंगा नरेशन, जिसे आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच के नाम से भी जानते हो। डायरेक्ट इनडायरेक्ट की जो एक वीडियो है, मैं वो पहले भी डाल चुका हूँ आपको, लेकिन वो पूरी नहीं थी, इसलिए एक ही वीडियो आपको इसमें पूरे डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ने को मिलेंगे। तो आप शुरू से एक बार इसको समझना। देखिए, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच का मतलब होता है, डायरेक्ट का मतलब हो गया प्रत्यक्ष, इनडायरेक्ट का मतलब हो गया अप्रत्यक्ष, और स्पीच का मतलब हो गया कथन। आपको इससे पता लग रहा होगा कि जो स्पीच है वो आपके दो प्रकार के हैं। स्पीच कितने प्रकार के हैं? दो। एक आपका हो गया डायरेक्ट स्पीच और दूसरा हो गया आपका इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच। परीक्षा में देखिए क्या आता है कि आपको डायरेक्ट स्पीच में देगा और आपको उसको इनडायरेक्ट स्पीच में परिवर्तित करना है। तो डायरेक्ट स्पीच किसे कहते हैं, इनडायरेक्ट स्पीच किसे कहते हैं? डायरेक्ट स्पीच का शाब्दिक अर्थ हो गया प्रत्यक्ष कथन और इनडायरेक्ट स्पीच का मतलब हो गया अप्रत्यक्ष कथन। देखिए, इसकी सीधी सी बात है, आप इसको इस प्रकार समझते हो, वक्ता के द्वारा कही गई बात, वक्ता के द्वारा कही गई बात जो होगी उसको क्या कहेंगे? स्पीच कहेंगे। वक्ता के द्वारा कही गई बात को स्पीच कहेंगे, लेकिन उस वक्ता की बात को अगर ज्यों की त्यों कहोगे, ज्यों की त्यों कहोगे, तो वो आपका डायरेक्ट स्पीच कहलाएगा। कौन सा कहलाएगा? डायरेक्ट स्पीच। लेकिन इनडायरेक्ट स्पीच में क्या है कि वक्ता के द्वारा कही गई बात को ज्यों की त्यों ना कह करके, ज्यों की त्यों ना कह करके उसमें कुछ परिवर्तन करके कहा जाए, तो वो आपका इनडायरेक्ट स्पीच होगा। ये तो हुआ इनका मतलब कि स्पीच कथन दो प्रकार के होते हैं, डायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट स्पीच। वक्ता के द्वारा बात कही गई जो बात है उसको ज्यों की त्यों आप कह दोगे तो वो डायरेक्ट स्पीच कहलाएगा, और ज्यों की त्यों ना कह करके उसमें कुछ परिवर्तन करोगे, उस परिवर्तन जो करोगे उनको ही आप क्या कहोगे? इनडायरेक्ट स्पीच कहोगे। जैसे वक्ता के द्वारा कोई कही गई बात, या जैसे डायरेक्ट स्पीच का कोई फॉर्मेट हम देखें, ही said to me, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा शुरू, he is reading a letter now। ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये डायरेक्ट स्पीच का उदाहरण है। इस डायरेक्ट स्पीच के उदाहरण में आप देख रहे हो कि एक पार्ट तो आपका ये दिखाई दे रहा है और एक पार्ट आपका ये दिखाई दे रहा है। इसको आप कहोगे रिपोर्टिंग वर्ब और इसको आप कहोगे रिपोर्टेड क्लॉज। इसको आप दूसरे नाम से कह सकते हो रिपोर्टिंग, इसको सॉरी क्लॉज नहीं, स्पीच, हाँ क्लॉज भी कह सकते हैं। इसको आप दूसरे नाम से रिपोर्टिंग क्लॉज, इसको रिपोर्टेड क्लॉज, इसको आप शॉर्ट में कह सकते हो आरबी और इसको आप शॉर्ट में कह सकते हो आरएस। तो जब हम आगे आपको आरबी कहेंगे तो आपको समझना है कि हम रिपोर्टिंग वर्ब की बात कर रहे हैं, और जब आपको आरएस कहा जाए तो आप उसको समझोगे कि रिपोर्टेड स्पीच के बारे में बात कर रहे हैं। देखिए, आपको दिख रहा है कि आरबी का और आरएस का ये जाने दोनों आपके वाक्य हैं,
ये कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा से जुड़े हुए हैं। एक भाग कॉमा इन्वर्टेड कॉमा से बाहर है और एक इन्वर्टेड कॉमाज में बंद है। दो वाक्य हैं, रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच। दोनों ही वाक्य कॉमा इन्वर्टेड कॉमा से जुड़े हुए हैं। अब देखते हैं हम, सबसे पहले आप हेडिंग डाल लें, साधारण वाक्यों की नरेशन बनाना। साधारण वाक्यों की नरेशन बनाना या साधारण वाक्यों को इनडायरेक्ट स्पीच में बदलना। देखिए, ये जो रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य है, ये अगर साधारण होगा तब हमको क्या क्या परिवर्तन करने पड़ेंगे, सबसे पहले हम यही देखेंगे। तो साधारण वाक्यों को हम देख रहे हैं सबसे पहले। तो आप ध्यान देंगे कि ये जो पहला जो आपका पार्ट है, जिसको आप रिपोर्टिंग वर्ब कह रहे हो, इसमें आपको केवल ये परिवर्तन करना है। और इसके लिए आपको याद रख लेना है कि अकेला सैड होगा तो आप उसको सैड में ही बदलोगे, अर्थात परिवर्तित नहीं करोगे। और सैड टू होगा तो आप उसको टोल्ड में बदलोगे। ये याद रखना। रिपोर्टिंग वर्ब में केवल एक ही परिवर्तन है कि अकेला सैड हो तो आप उसको सैड ही रखोगे, और सैड टू है तो आप उसको टोल्ड में बदल दोगे। इसके बाद बात यह है कि दोनों वाक्यों को इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते समय हम एक बना देंगे। कितने बना देंगे? एक। अब एक बनाएंगे तो अब तक तो एक कॉमा इन्वर्टेड कॉमा से जुड़ रहे थे, तो अब हमको इनको जोड़ने के लिए एक कंजंक्शन का प्रयोग करना पड़ेगा। आप इसको जॉइंट वर्ड भी कह सकते हो, जैसे आप हिंदी में संयोजक या फिर योजक शब्द कह सकते हो। तो दोनों वाक्यों को जोड़ने के लिए एक कंजंक्शन या जॉइंट वर्ड की आवश्यकता होगी। तो हम देखेंगे कि रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य साधारण हो तो हम संयोजक के रूप में दैट का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? दैट का। यहां तक बात क्लियर है? अब तक हमने देखा कि रिपोर्टिंग वर्ब में सैड होगा तो सैड में ही रखेंगे, सैड टू होगा तो टोल्ड में बदलेंगे, दोनों वाक्यों को एक कर देंगे। एक करेंगे तो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा का प्रयोग तो हट जाएगा, और इनके स्थान पर हम एक संयोजक का प्रयोग करेंगे, कंजंक्शन का प्रयोग करेंगे, और वो करेंगे हम दैट। आगे आपको दिखाई दे रहा है कि ये रिपोर्टेड जो स्पीच है, ये जो रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य है, इसमें हमको 3 प्रकार के परिवर्तन करने हैं। कितने प्रकार के? 3। नंबर 1, प्रोनाउन संबंधी परिवर्तन। नंबर 2, टेंस संबंधी परिवर्तन। और नंबर 3 है आपका एडवर्बियल्स ऑफ टाइम एंड प्लेस संबंधी परिवर्तन। तो तीनों ही परिवर्तनों को हम क्रम से देखेंगे। तो प्रोनाउन संबंधी परिवर्तन के लिए तो आप याद रखोगे कि SON ऐसे याद रख लोगे, 1 2 3। फर्स्ट पर्सन को सब्जेक्ट के अनुसार, सेकंड पर्सन को ऑब्जेक्ट के अनुसार, और थर्ड पर्सन को नो चेंज, अर्थात उसको बदलते नहीं है। अब आपको बात यह है कि भाई फर्स्ट पर्सन में कौन कौन आते हैं? तो फर्स्ट पर्सन में आता है आपका आई, दे। सेकंड पर्सन में आपके आते हैं यू, और थर्ड पर्सन में आपके आते हैं ही, सी, इट, दे या फिर कोई नाम। पर्सन इस प्रकार पढ़ेंगे हम, फर्स्ट पर्सन आई और बी, सेकंड पर्सन अकेला यू, और थर्ड पर्सन में ही, सी, दे या फिर किसी का नाम आ जाए, आप ऐसे पढ़ोगे। अब आप देखिए, ये जितने भी आपने देखे ये आपके सब्जेक्टिव केस हैं। कौन से केस हैं? सब्जेक्टिव केस, अर्थात इनका प्रयोग हम सब्जेक्ट के स्थान पर करेंगे। अगर इनका ही प्रयोग ऑब्जेक्ट के स्थान पर करना पड़े तो आई के लिए हम किसको काम में लेंगे? मी। बी का हो जाएगा अस, यू का हो जाएगा यू, ही का हो जाएगा हिम, सी का हो जाएगा हर, और दे का हो जाएगा देम, और नेम ही और सी के अकॉर्डिंग चलेंगे। अगर इनका ही हम पजेसिव देखना चाहें
तो आई का हो जाएगा माई, बी का आवर, यू का योर, हिज, हर और देयर। यह आपका प्रोनाउन संबंधी परिवर्तन है। फर्स्ट पर्सन को सब्जेक्ट के अनुसार, सेकंड पर्सन को ऑब्जेक्ट के अनुसार और थर्ड पर्सन को परिवर्तित नहीं करते। अब आगे हम पढ़ते हैं टेंस संबंधी परिवर्तन। तो टेंस संबंधी परिवर्तन देखिए, टेंस संबंधी परिवर्तन में आपको दो बात याद रखनी है कि प्रेजेंट के चारों भाग पास्ट के चारों भागों में बदल जाते हैं। अर्थात प्रेजेंट टेंस को किस में बदलोगे? पास्ट में। और पास्ट जो टेंस होगा उसको आप अपने से तीसरे में बदलोगे, अपने से तीसरे में। ये बात याद आप रखना। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट किसमें बदलेगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट पास्ट इंडेफिनिट में। प्रेजेंट कंटिन्यूअस पास्ट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट में। और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। अब बात करते हैं पास्ट की। तो पास्ट के देखो कैसे बदलेंगे? अपने से तीसरे में, यानी पास्ट इंडेफिनिट पास्ट परफेक्ट में। इसका तीसरा ये हुआ 1 2 3 4, तो इसका तीसरा ये हुआ। तो पास्ट इंडेफिनिट बदल जाएगा पास्ट परफेक्ट में और पास्ट कंटिन्यूअस बदल जाएगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। इन दो का कोई तीसरा ही नहीं है, तो ये दोनों बदले नहीं है। इसके अलावा मॉडल है, कैन बदलेगा कुड में, मे बदलेगा माइट में, बिल बदलेगा बुड में, सेल बदलेगा सुड में और मस्ट बदलेगा हेड टू। आपको अगर कोई बात ऐसी लग रही हो जो आपको लगनी है तो आप उसका स्क्रीनशॉट लेकर के या फिर वीडियो को रोक करके आप उसको नोट कर लें। आगे देखिए, हम तीसरा जो परिवर्तन देख रहे हैं वो है आपका एडवर्बियल्स ऑफ टाइम एंड प्लेस। समय से और स्थान से संबंधित जो शब्द होते हैं उनको हम इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे बदलेंगे। तो इनके लिए आपको देखना है नाउ, देन में, एगो बिफोर में, हियर, देयर, दिस, दैट, these, those, today, that day में, yesterday, the previous day, tomorrow, the next day, और नेक्स्ट डे बदल जाएगा आपका द फॉलोइंग डे। इस प्रकार से ये तीनों परिवर्तन आपको करने हैं। इसमें से आपने जो टेंस संबंधी परिवर्तन देखा था उसके लिए आपको एक बात याद रखनी है कि आपको दो स्थिति ऐसी होंगी जिनमें आप टेंस संबंधी परिवर्तन नहीं करोगे। एक तो आपको ये देखना है कि अगर यहाँ रिपोर्टिंग वर्ब में से या सेज मिल जाए, यानी प्रेजेंट टेंस। कौन सा टेंस? प्रेजेंट। अगर रिपोर्टिंग वर्ब में आपको प्रेजेंट टेंस मिले या फ्यूचर टेंस मिले तो आप इसके टेंस में परिवर्तन नहीं करोगे, या फिर आपको फ्यूचर मिले विल से या फिर शैल से। और दूसरी बात यह है कि अगर ये जो वाक्य है रिपोर्टेड स्पीच का, ये कोई यूनिवर्सल ट्रुथ हो या फिर कोई साइंटिफिक फैक्ट हो, चाहे कोई हिस्टोरिकल फैक्ट हो, चाहे कोई प्रोवर्ब हो, चाहे कोई इडियम्स हो, तो आप इसके टेंस में परिवर्तन नहीं करोगे और बाकी स्थितियों में आप टेंस संबंधी परिवर्तन करोगे। प्रोनाउन संबंधी होंगे ही और एडवर्बियल संबंधी परिवर्तन होंगे ही। यहां तक का क्लियर है? अब आगे देखते हैं हम कि वाक्य जो आएंगे उनको हम कैसे बदलेंगे। जैसे मैं कोई उदाहरण लिख देता हूं।
द टीचर सेड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा शुरू, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। एक उदाहरण लिखूं मैं, he said, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा शुरू, gold is a precious, gold is precious thing, कि जो सोना है एक बहुमूल्य चीज है। कैसी चीज है? बहुमूल्य चीज है। या फिर हम देखें, he said, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा शुरू, 2 and 2 makes 4। या फिर हम देखें, the teacher said to me, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा शुरू, यूनियन इज स्ट्रेंथ। आपको सभी वाक्यों में दिख रहा होगा कि या तो कोई यूनिवर्सल ट्रुथ है, या फिर कोई प्रोवर्ब है, या फिर ऐसी बात है जिसको आप बदल नहीं सकते। तो अकेला सैड है तो सैड ही रहेगा, संयोजक दैट लग जाएगा, तो इसको हम बना देंगे द टीचर सैड दैट। अब आप देखोगे कि एज आपका प्रेजेंट टेंस है, आप बदलते किस में थे? पास्ट में। लेकिन इसमें आपको दिख रहा है कि ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, इसको आप नहीं बदल सकते। अगर आप इसको बदल दोगे, ऑनेस्टी बाज कर दोगे, तो इसका मतलब हो जाएगा ईमानदारी अच्छी नीति थी, तो इसका मतलब नहीं है। तो आप इसमें टेंस संबंधी परिवर्तन नहीं करोगे। ऐसा ही वाक्य ये है कि सोना जो है वो बहुमूल्य चीज है, तो आप उसको नहीं बदल सकते, क्योंकि एजेमार को आप बाजबर में बदलोगे तो इसका मतलब हो जाएगा सोना बहुमूल्य चीज थी, या फिर चीज कहकर मैटर कह सकते हो, बहुमूल्य धातु। तो इसको नहीं बदलोगे, इसको भी नहीं बदल सकते और इसको भी नहीं बदल सकते। तो ये वो वाक्य हैं जो मैंने अभी आपको बताए थे कि टेंस संबंधी परिवर्तन जिनमें नहीं होगा। अब जिनमें होगा वो एक दो वाक्य हम देखते हैं। He said to me, comma inverted comma शुरू, you are reading हिंदी now। ये बाद का वाक्य जो आरएस का वाक्य है वो साधारण वाक्य है। साधारण वाक्यों को अभी हमने बदलना सीखा था। तो देखिए, अकेला सैड होगा तो सैड में रखेंगे, सैड टू होगा तो टोल्ड में बदल देंगे। ये हो गया ही टोल्ड मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा देंगे, संयोजक लग जाएगा दैट। यू कौन सा पर्सन है आपका? सेकंड पर्सन। किसके अनुसार बदलेगा? ऑब्जेक्ट के अनुसार। तो क्या हो जाएगा? आई। इस एमआर को बाजबर में रीडिंग हिंदी। ये देखिए आपका एडवर्बियल संबंधी परिवर्तन है। नाउ को किस में बदला था आपने? देन में। ये इस प्रकार से आप बना दोगे। दूसरा वाक्य को देखते हैं। सी सैड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा शुरू, ही हैड कंप्लीटेड हिज वर्क। वही साधारण वाक्य है, सब्जेक्ट आ रहा है, उसके बाद वर्ब आ रही है। तो आप अकेला सैड है तो सी सैड ही रखोगे, संयोजक दैट लग जाएगा। ही थर्ड पर्सन है आपका, नहीं बदलेगा। अब आप देखिए ये किस में बदलेगा? हैड कौन सा टेंस है? प्रेजेंट। तो हैव कर लो, चलो इसको बदलने से आपको आसानी रहेगी। ही हैज, ही हैज कौन सा टेंस है आपका? प्रेजेंट परफेक्ट। किस में बदल दोगे? पास्ट परफेक्ट। हैड कंप्लीटेड, हिज भी नहीं बदलेगा, ये भी आपका थर्ड पर्सन है। वर्ब। अगर यहाँ हेड होता, अभी मैंने लिखा था हेड, तो आप बताओ कौन से बदलते? तो इसको हम नहीं बदलते, क्योंकि पास्ट परफेक्ट जो टेंस होगा उसको परिवर्तित नहीं करेंगे। आगे बात समझ में? इसके बाद ये तो हुई साधारण वाक्यों की बात। आगे आप हेडिंग डाल लीजिए इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस।
इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस होंगे तो उनमें हम क्या परिवर्तन करेंगे, कैसे बदलेंगे। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य, इनमें कोई प्रश्न पूछा जाएगा भैया ना। प्रश्नवाचक वाक्य जो होते हैं वो दो प्रकार से आपके शुरू हो सकते हैं, या तो हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो सकते हैं या फिर आपके वो WH वर्ड से शुरू हो सकते हैं। तो आप समझ जाओगे वो प्रश्नवाचक वाक्य हैं और दोनों के ही लास्ट में क्या मिलेगा, प्रश्नवाचक चिन्ह मिलेगा। तो मैं कोई एग्जांपल लिख देता हूं, जैसे राम said to me, are you writing a story now। एक दूसरा वाक्य मैं लिख देता हूं, he said to me, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा शुरू, what is your name। आपको दो वाक्य मैंने लिखे हैं और दोनों में देखिए आप हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा है, तो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले वाक्य कैसे होंगे, इंटरोगेटिव। WH वर्ड से शुरू हो रहा है तो ऐसे भी वाक्य शुरू होते हैं तो उसको भी क्या कहेंगे हम, इंटरोगेटिव। दोनों ही इंटरोगेटिव सेंटेंसेस के उदाहरण हैं। देखिए इनमें हम क्या परिवर्तन करते हैं कि पहले तो हम रिपोर्टिंग वर्ब में परिवर्तन देखेंगे। अब तक हमने देखा था रिपोर्टिंग वर्ब में कि बाद का वाक्य साधारण होगा, तब हम सैड को सैड में और सैड टू को टोल्ड में बदलते थे। लेकिन अब बाद का जो वाक्य है, जो RS का वाक्य है, ये कैसा है, इंटरोगेटिव सेंटेंस है। तो इंटरोगेटिव सेंटेंस होगा तो सैड को तो सैड ही रखेंगे और सैड टू होगा तो इसको हम आस्कर में बदल देंगे। किसमें बदल देंगे, आस्कर में। इसके बाद बात आती है कि साधारण वाक्यों में हमने संयोजक दैट लगाया था, इसमें क्या लगाएंगे, तो इसमें आपको याद रखना है कि हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा तो संयोजक एक या वेदर लगाएंगे और WH वर्ड से शुरू होगा तो उसी WH वर्ड को संयोजक बना देंगे। तो ये संयोजक की बात क्लियर हो गई। इसके बाद जो तीन परिवर्तन आपको बताए थे, तो नाउन संबंधी, टेंस संबंधी और एडवर्बियल संबंधी, वो तीनों ही परिवर्तन इसमें भी होंगे। लेकिन इसमें एक साधारण सी बात याद रख लेनी है कि इंटरोगेटिव जो सेंटेंस होंगे इनकी अगर हम इनडायरेक्ट स्पीच में इनको बदलेंगे तो इनको हम साधारण बना देंगे। कैसा बना देंगे, साधारण। तो इसको बदल के देखते हैं। देखिए राम सेड टू है तो आस्क्ड में बदल देंगे। में अब संयोजक क्या लगाएंगे, देखो हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा है तो इफ या वेदर। एक और वेदर का भी मैं आपको बता दूं कि आपके प्रश्न जो होते हैं अगर हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा है तो निश्चित रूप से आपसे वो यस या नो में उत्तर मांग रहा है, यस या नो। जैसे आर यू राइटिंग ए स्टोरी नाउ, क्या तुम अब एक कहानी लिख रहे हो, तो आप उत्तर या तो हाँ दोगे या फिर ना दोगे। लेकिन एक प्रश्न ऐसे होते हैं जिनमें आपको चॉइस पूछी जाती है आपसे। क्या पूछी जाएगी, चॉइस। जैसे आप हिंदी पढ़ोगे कि अंग्रेजी, आप हिंदी पढ़ोगे या अंग्रेजी, तो आपको एक इनमें से बताना है, या तो हिंदी बोलोगे या फिर अंग्रेजी बोलोगे। लेकिन जो हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहे हैं उनके उत्तर किससे होंगे, यस या नो से शुरू होंगे। तो इनमें हम संयोजक क्या लगाएंगे, इफ। अब वाक्य को हमको कैसा कर देना है, साधारण। तो ये सब्जेक्ट तो आगे आ जाएगा और हेल्पिंग वर्ब पीछे चली जाएगी। तो सब्जेक्ट यू है आपका, सेकंड पर्सन है, ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा तो हम क्या कर देंगे इसको, आई। एजीएमआर को बाजवर में कर देंगे, राइटिंग ए स्टोरी, नाउ का क्या हो जाएगा, देन, और फुल स्टॉप लगेगा। ये याद रखना, आपको प्रश्नवाचक चिन्ह दोबारा से नहीं लगाना है क्योंकि वाक्य को हमने कैसा कर दिया, साधारण। अगर अगले वाक्य को हम देखें, व्हाट इज योर नेम, ये जो वाक्य है ये आपका WH वर्ड से शुरू हो रहा है। कहीं से शुरू हो रहा है, WH वर्ड से। तो इसके लिए हमको क्या करना है, इसमें तो कोई आपको चेंजेस नहीं करना है। जैसे ही आस्क्ड मी, यहां तक तो लिख दोगे, संयोजक उसी WH वर्ड को लगा दोगे, स्मॉल कर दोगे इसको ना, व्हाट।
अब देखिए आपका हेल्पिंग वर्ब पीछे चली जाएगी और ये आपका आगे आ जाएगा। ये और कौन सा पर्सन है? सेकंड पर्सन। किसके अनुसार बदलेगा? ऑब्जेक्ट के अनुसार। लेकिन ये क्या है आपका? पजेसिव केस है। क्या है? तो इसका क्या होगा? पजेसिव केस माई नेम। ये पूरा का पूरा एक साथ आएगा है। माई नेम इज एमआर का क्या हो जाएगा? भाषा। फुल स्टॉप। दूसरा उदाहरण देख लो। सी said to me, comma inverted comma शुरू, what are you doing? प्रश्नवाचक है क्योंकि WH वर्ड से शुरू हो रहा है, तो आप इसको बदलोगे तो सी आस्क्ड मी, संयोजक लगाओगे इसी WH वर्ड को, what, ये आगे और ये पीछे। सेकंड पर्सन है, ऑब्जेक्ट के अनुसार क्या हो जाएगा? आई इज एमआर को भाषा में डूइंग। फुल स्टॉप। इस प्रकार से ये हो गए आपके इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। ये क्लियर है आपके? अब आगे देखिए वाक्य का कौन सा प्रकार है तो रिपोर्टेड स्पीच में आएगा, तो हम उसको कैसे बदलेंगे। आगे हम देखते हैं इंपेरेटिव सेंटेंसेस। कैसे वाक्य? इंपेरेटिव। इंपेरेटिव सेंटेंस कैसे होते हैं? इंपेरेटिव सेंटेंस की क्या पहचान होती है? तो हेडिंग डाल रहे हैं आप, इंपेरेटिव सेंटेंसेस। इंपेरेटिव सेंटेंसेस होते हैं, इनको कहते हैं आज्ञा सूचक वाक्य, या फिर आप इनकी पहचान अंग्रेजी के वाक्यों में कैसे करोगे? तो ये इंपेरेटिव जो सेंटेंस होते हैं वो 3 प्रकार से प्रारंभ होते हुए आपको देखेंगे। या तो ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होंगे, या फिर आपके ये प्लीज या काइंडली से शुरू होंगे, या फिर डोंट से शुरू होंगे। अगर इन तीनों में से कोई सा भी आपको शुरू हो, जैसे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू हो, या प्लीज या काइंडली से शुरू हो, या फिर डोंट से शुरू हो, तो आप उनको पहचान लोगे कि ये वाक्य कैसे हैं? इंपेरेटिव। तो देखिए इसका हम उदाहरण लेके आए तो आप ये समझ लेंगे। माई मदर सेड टू मी ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर। दूसरा वाक्य मैं लिखूं, द स्टूडेंट said, please grant me leave for 2 days। तीसरा आपका कौन सा रह गया? डोंट वर्ब। जैसे he said to me, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा शुरू, don't touch this bag। आपको 3 वाक्य आपको ब्लैक बोर्ड पर दिख रहे हैं। तीनों वाक्यों में आप देखोगे कि ये जो वाक्य है ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू हो रहा है, ये वाक्य आपका प्लीज या काइंडली से शुरू हो रहा है, और ये वाक्य आपका डोंट से शुरू हो रहा है। अगर रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य इन तीनों प्रकारों में से कोई सा हो तो आप उसको मानोगे इंपेरेटिव सेंटेंसेस। इनमें क्या करते हैं, देखिए हम क्या परिवर्तन करेंगे, कैसे करेंगे कि अक्सर ऐसा होता है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से अगर कोई वाक्य शुरू हो रहा है तो हम उसको मानते हैं ऑर्डर। तो किसमें बदल देंगे? ऑर्डर। आपके सामने श्रोता बैठा है या फिर आपके सामने कोई है और आप उससे डायरेक्ट काम की बोल रहे हो कि दरवाजा खोल दो, एक गिलास पानी लेके आओ, या लाइट बंद कर दो, खिड़की खोल दो, तो इसका मतलब है आप उसको क्या कर रहे हो? ऑर्डर कर रहे हो। ये निश्चित सी बात है कि अगर आप प्लीज या काइंडली लगा करके कोई बात कह रहे हो तो आप रिक्वेस्ट कर रहे हो। क्या कर रहे हो? रिक्वेस्ट। और डोंट से आप शुरू कर रहे हो तो इसका मतलब है आप कोई चीज की मना कर रहे हो, या फिर फॉरवर्ड कहेंगे इसको अंग्रेजी में। फॉरवर्ड का मतलब ही हो जाएगा मना ही, मना करें, या फिर आप उसको सलाह दोगे कि भाई ये काम मत करो। तो आपको ध्यान देना है कि जो रिपोर्टिंग वर्ब है, रिपोर्टिंग वर्ब के सैड या सैड टू को हम
वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू हो तो ऑर्डर्ड में, प्लीज या काइंडली से शुरू हो तो रिक्वेस्टेड में, और डोंट से शुरू हो तो फॉरवर्ड में या फिर एडवाइज्ड में बदल देते हैं। अगली बात हमने देखी थी कि जब कॉमा इन्वर्टेड कॉमास के प्रयोग को हटा देंगे तो संयोजक हमको चाहिएगा, और संयोजक के रूप में हम प्रयोग करेंगे टू का। किसका? टू का। इंपेरेटिव सेंटेंसों में संयोजक टू लगाते हैं और शेष सेंटेंस को जो की त्यों उतार देते हैं, अर्थात इसके क्रम में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। तो इस बात को हम लिख दें, माई मदर ऑर्डर, क्योंकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू हो रहा है तो ऑर्डर में संयोजक क्या लगेगा? टू, और बाकी जो भी तो हो जाएगा, ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर। दूसरे वाक्य को देखें हम, प्लीज से शुरू हो रहा है तो इंपेरेटिव है, तो हम किस में बदल देंगे? द स्टूडेंट रिक्वेस्टेड। अब देखिए संयोजक क्या लग जाएगा? टू। प्लीज का भाव तो रिक्वेस्ट में आ गया, तो प्लीज जैसे शब्दों को या काइंडली को तो हटा देंगे और शेष वाक्य को जो कितने रखेंगे? ग्रांट। ये कौन सा पर्सन है आपका? फर्स्ट पर्सन। किसके अनुसार? सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट क्या है आपका? स्टूडेंट। ग्रांट हिम लीव फॉर 2 days। अगला वाक्य है जो डोंट से शुरू हो रहा है, इंपेरेटिव का एक प्रकार ये भी है जो डोंट से शुरू होगा, तो आप इसको बदल दोगे कि फॉरवर्ड मी। डोंट हट ही जाएगा क्योंकि फॉरवर्ड में ही क्या आ गया? मना ही आ गया, मना कर दिया, तो डोंट का प्रयोग दोबारा नहीं करेंगे। टू टच, ये आपका एडवर्बियल संबंधी परिवर्तन है, जिसको कहीं में बदलोगे? दैट बाय। आप इसको देखो एडवाइज में भी बदल सकते हो, ही एडवाइज मी। अगर एडवाइज में बदलोगे तो एडवाइज में नॉट का भाव नहीं है, तो आपको नॉट लगाना पड़ेगा, नॉट टू। तो संयोजक से पहले क्या लगा देना है आपको? नॉट। नॉट टू टच दैट बाय। ये आपके हो गए इंपेरेटिव सेंटेंसेस। अगला जो वाक्य का प्रकार है, कोई स्क्रीनशॉट ले सकते हो, उसको वीडियो पॉज करके देख सकते हो। हाँ, एक बात हो, अगर कोई आप इस चैनल पर नए हो तो आप इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर प्रेस कर लें, ताकि आपको जो नेक्स्ट वीडियो आपको मिलेगी उसका आपको पता लग जाए। अगला जो वाक्य का प्रकार है वो है आपका ऑप्टेटिव सेंटेंसेस। ऑप्टेटिव सेंटेंसेस कैसे होते हैं भाई? कामना सूचक वाक्य, अर्थात इच्छा सूचक या इच्छा बताने वाले कोई वाक्य होंगे, उनको हम कहेंगे ऑप्टेटिव सेंटेंसेस। ऑप्टेटिव सेंटेंसेस देखिए, इनमें आपको कोई कामना करते हुए, इच्छा व्यक्त करते हुए आपको कुछ मिलेगा, या फिर आप कह सकते हो ऐसे वाक्यों में या तो आशीर्वाद मिलेगा, या फिर कोई श्राप, या फिर कोई इच्छा। तो आप समझ जाओगे कि ये ऑप्टेटिव सेंटेंस है। अंग्रेजी के वाक्यों को कैसे पहचानेंगे? कि ये मॉडल में से प्रारंभ होंगे। कौन से? मॉडल में। अब देखिए हम उदाहरण देख लेते हैं। द हर्मिट said to me, comma, inverted commas रूप, may you live long। दूसरा वाक्य में लिखें, she said, comma, inverted commas रूप, may you go to hell। या फिर Ram said to me, may you get success। आपको 3 वाक्य मैंने लिखे, तीनों ही मॉडल में से प्रारंभ हो रहे हैं, तो आप समझ जाओगे ऑप्टेटिव सेंटेंस। अब इनमें देखिए आपको जो रिपोर्टिंग वर्ब है उसमें क्या परिवर्तन करना है, सेड या सेड टू को कैसे बदलना है। अगर आपको आशीर्वाद नजर आए उसमें,
तो आपको ब्लेस्ड में बदल देना है, कोई श्राप नजर आए तो कास्ट में, और कोई इच्छा है तो आप उसको बेस्ट में बदल सकते हो। ऐसे वाक्यों में संयोजक के रूप में हम दैट का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करोगे? दैट का। तो सैड या सैड टू को तो ब्लेस्ड, कास्ट या बेस्ट में बदलोगे, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटा करके संयोजक के रूप में दैट का प्रयोग करोगे, और शेष सेंटेंस को हम साधारण बना देंगे। तो देखिए कैसे करेंगे। बिहार में सेट टू को कहीं बदलेंगे, मे यू लिव लॉन्ग, इसका मतलब है आप लंबे समय तक जियो, या फिर आप लंबी, आपकी उम्र लंबी हो। तो आपको इसमें आशीर्वाद नजर आ रहा होगा, तो आप इसको किसमें बदल दोगे? ब्लेस्ड में, संयोजक क्या लग जाएगा? दैट। अब आपको वही बात याद रखनी है कि वाक्य कैसा भी हो हमको तो साधारण बनाना है। तो ये आगे आ जाएगा और ये पीछे चला जाएगा। यू कौन सा पर्सन है? सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, तो इसका सब्जेक्टिव केस क्या हुआ? आई। मे का क्या हो जाएगा? माइट। लिव लॉन्ग। दूसरा वाक्य देखोगे तो मे यू गो टू हेल, इसका मतलब है नरक में जाओ, भगवान करे तो नरक में जाओ। तो इसका मतलब है इसमें श्राप दे दिया। क्या दे दिया? श्राप। तो सी कास्ट, संयोजक क्या लग जाएगा? दैट। अब ये आगे और ये पीछे। अब आप देखोगे ये सेकंड पर्सन है, तो किसके अनुसार बदलना चाहिए? ऑब्जेक्ट के अनुसार, लेकिन इसमें ऑब्जेक्ट है ही नहीं, तो आप मन से मान सकते हैं। मान लो आपने यहां मन से मान लिया मी, तो आई माइट गो टू हेल। इसमें आप देखोगे मे यू गेट सक्सेस, इसका मतलब इच्छा व्यक्त की है कि आप सफलता प्राप्त कर लो। तो राम बेस्ट में, संयोजक क्या हो जाएगा? दैट। यू आगे, मे पीछे, तो यू सेकंड पर्सन है, ऑब्जेक्ट के अनुसार आई, मे का माइट गेट सक्सेस। ओके, ये आपके हो गए ऑप्टेटिव सेंटेंसेस। एक लास्ट वाक्य का प्रकार बचता है आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस और बचे हैं, उनको भी आप देख लें कैसे होते हैं भाई एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, कैसे पहचान करोगे आप? तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का मतलब हो गया विस्मयादिबोधक, अर्थात आपको उनमें कोई विस्मय होगा। क्या होगा? विस्मय, आश्चर्य होगा। चाहे वो आपको कोई खुशी देख करके हो, चाहे आपका कोई दुख देख करके हो, लेकिन आपको एकदम से विस्मय होगा। देखिए कैसे पहचानेंगे इनको? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, विस्मयादिबोधक। तो ऐसे जो सेंटेंस होंगे उनको हम कैसे पहचानेंगे? देखिए आरएस का जो वाक्य होगा इसमें कुछ इस प्रकार के शब्द मिलेंगे आपको। आरएस का जो रिपोर्टेड स्पीच होगा उसमें कुछ इस प्रकार के शब्द मिले तो आपको समझ जाओगे वो कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। जैसे एलास, ओ या फिर ओ, ऐसे शब्द मिले तो आप इसको समझ जाओगे क्या है? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। इसको रखें तो इनमें आपको क्या मिलेगा? सौरव, दुख भरी, एलास दुख का प्रतीक है, ओ एकदम से आश्चर्य हो रहा है, इसका मतलब आपको एकदम से दुख हुआ है, तो सौरव। या फिर आपको मिले हो रहे, तो ये काय का प्रतीक है? जॉय का, या फिर डिलाइट कह सकते हो, सौरव को रिक्रिएट कह सकते हो। आपको अगर मिले वाव तो इसका मतलब है सरप्राइज हो रहा है, आश्चर्य। आगे बात समझ में? तो आपको इस प्रकार के शब्द आपको रिपोर्टेड स्पीच में नजर आए तो आप उसको समझ लोगे कि ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। जैसे मिल जाए याहू, तो ये भी आपका खुशी का है ना? तो इनसे आपको ऐसे शब्द मिले हैं रिपोर्टेड स्पीच में तो आप समझ जाओगे वो कैसा वाक्य है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। तो देखिए कैसे बदलेंगे हम उनको। देखिए कोई भी वाक्य लिखूं मैं, जैसे द कैप्टन
said to the soldiers, comma inverted comma शुरू, we have won the match, या फिर मैं लिखूं she said comma inverted comma शुरू, alas he has lost his grandmother। तो देखिए इसमें आपको होरे शब्द आ रहा है, इसमें आपका एला शब्द आ रहा है, तो आप समझ जाओगे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेज है। और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस के लिए क्या करेंगे आप, तो जो सैड या सैड टू दिया है इसको हम एक्सक्लेम्ड लिखेंगे, पहले तो एक्सक्लेम्ड विद। अगर आपको इनमें से कोई सा आ रहा है तो एक्सक्लेम्ड विद सॉरो, इनमें से कोई सा आ रहा है तो एक्सक्लेम्ड विद जॉय, या फिर वाह ये आ रहा है तो एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज। ये आपको रिपोर्टिंग वर्ब में परिवर्तन करने हैं। एक्सक्लेम्ड तो लिखना ही है, तो एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज या सॉरो या फिर जॉय। तो इसमें आप देखोगे हुर्रे यानी खुशी का प्रतीक है, तो आप इसको लिख दोगे द कैप्टन exclaimed with joy। आगे आप देखोगे कि संयोजक के रूप में किसका प्रयोग करोगे आप, दैट का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे, दैट का। अब खुशी हमको इस यहां लिख दिया हमने, तो इसको यहां से हटा देंगे। अब आप देखोगे कि ये जो वाक्य बचा है ये साधारण वाक्य बचा है, और साधारण वाक्यों को अभी आपने सीख लिया था कि कैसे बदलेंगे। तो भी कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन, किसके अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार, तो हमको क्या लिखना है, ही। लेकिन एक बात याद रखना कि हमने ही तो लिख दिया, कैप्टन के हिसाब से ही सही है, लेकिन यहाँ ये बी बहुवचन है। क्या है, बहुवचन है, तो बहुवचन की जगह पर हमको बहुवचन ही लिखना है। तो ही और सी का बहुवचन क्या होता है, दे। हैज हैव को हैड में बदलेंगे, वॉन द मैच। इसको हम देखेंगे तो सी exclaimed with sorrow, संयोजक मिल जाएगा that, एलास हट जाएगा क्योंकि हमने sorrow का प्रयोग कर लिया। अब देखेंगे ही आपका थर्ड पर्सन है तो बदलेगा ही नहीं। हैज है किस में बदलोगे, हैड में। लॉस्ट हैज कोई थर्ड पर्सन है, नहीं बदलेंगे, हैज ग्रैंड मदर। तो ये आपके हो गए एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। तो हमने 5 प्रकार के वाक्य पढ़ लिए, साधारण वाक्य, इंटरोगेटिव सेंटेंस या प्रश्नवाचक वाक्य, इंपेरेटिव सेंटेंसेस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस और ऑप्टेटिव सेंटेंसेस। तो आपको ये याद रखने हैं, ये 5 प्रकार आपके हो गए हैं। तो ये आपके डायरेक्ट इनडायरेक्ट टॉपिक जो है आपका पूरा हो गया। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नए टॉपिक के साथ, तो जुड़े रहना। ओके, धन्यवाद।